नमस्कार। हमारे सामने जो नोट्स है वो हमें भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स की कहानी में और आगे ले जाते हैं। जी। पिछली बार हमने आज़ादी और बराबरी के अधिकारों पर बात की थी। आज की जो चर्चा है वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा मैं कहूँगी ढाल है। ढाल। वो अधिकार जो हमें तब बचाते हैं जब हम पर कोई आपराधिक आरोप लगता है। दूसरा हिस्सा है जीवन। सबसे जरूरी। हाँ, वो अधिकार जो सिर्फ सांस लेने से कहीं ज्यादा है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है वो है तलवार। तलवार। वो अचूक हथियार जो हमें इन सभी अधिकारों को लागू करवाने की ताकत देता है। बिल्कुल। और ये ढाल, जीवन और तलवार ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक नागरिक और स्टेट मतलब सरकार के बीच के रिश्ते को तय करते हैं। सही बात है। ये बताते हैं कि असली पावर नागरिक के हाथ में है। और आज हम उस तलवार की भी बात करेंगे जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ढाल से शुरू करते हैं, यानी अनुच्छेद 20 जो हमें आपराधिक मामलों में बचाता है। इसमें पहली बात कही गई है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आप सड़क पर च्युइंगम चबा रही हैं, जो पूरी तरह से लीगल है। ठीक है। कल सरकार एक नया कानून बनाती है कि च्युइंगम चबाना एक अपराध है और पुलिस आपको कल की बात के लिए आज गिरफ्तार कर लेती है। ये कितना अनफेयर होगा। हाँ, ये तो खेल के नियम बीच में बदलने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। इसी से बचाने के लिए संविधान में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का सिद्धांत है। अच्छा। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उस काम को करते समय अपराध नहीं था। तो ये सरकार को अपनी मनमर्जी से पुराने मामलों में लोगों को फंसाने से रोकता है? बिल्कुल। ये कानून में एक तरह की स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरी ढाल है नो डबल जेपर्डी, मतलब एक ही गुनाह की 2 बार सजा नहीं। जी। जैसे किसी को चोरी के लिए एक बार सजा हो गई तो उसी चोरी के लिए उस पर दोबारा केस नहीं चल सकता। जी। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो इरादा है वो बहुत गहरा है। सोचिए, स्टेट यानी सरकार के पास कितनी पावर और संसाधन होते हैं। पुलिस, वकील, पैसा, सब कुछ। बिल्कुल। अगर ये नियम ना हो तो सरकार किसी एक व्यक्ति को एक ही केस में बार बार उलझाए रख सकती है जब तक कि उसे मनचाहा फैसला ना मिल जाए। ये तो हैरेसमेंट हो जाएगा। ये सिद्धांत नागरिक को स्टेट की जबरदस्त पावर से बचाता है। ये कहता है कि एक बार फैसला हो गया तो अ फुल स्टॉप हैज टू बी पुट, द मैटर इज क्लोज्ड। और तीसरी ढाल है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी। यानी किसी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी। ये तो फिल्मों में बहुत सुना है, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। और ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हमारे लीगल सिस्टम का आधार है। ये इस सिद्धांत पर टिका है कि हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। और दोषी साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार की, यानी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की। ये जिम्मेदारी आरोपी की नहीं है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। ये नियम पुलिस को जबरदस्ती या कह लीजिए 3rd डिग्री टॉर्चर करके किसी से गुनाह कबूल करवाने से रोकता है। हाँ, क्योंकि दबाव में कबूल किया गया गुनाह अक्सर झूठा भी हो सकता है। 1 मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या इससे अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं हो जाता? अगर पुलिस आरोपी से ही कुछ नहीं पूछ सकती तो सच बाहर कैसे आएगा? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, पुलिस पूछताछ कर सकती है, सबूत इकट्ठे कर सकती है, गवाहों से बात कर सकती है। अच्छा। ये अधिकार सिर्फ आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत देने या बयान देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। ओके। इसका मकसद क्रिमिनल को बचाना नहीं बल्कि प्रोसेस को फेयर बनाना है। अगर हम जबरदस्ती से कन्फेशन की इजाजत दे दें तो कल को पुलिस किसी भी बेगुनाह इंसान को डरा धमकाकर अपराधी बना सकती है। सही बात है। ये अधिकार उस खतरे से बचाता है, ये सिस्टम में एक बैलेंस बनाता है। राइट। तो ये ढाल सिर्फ आरोपी के लिए नहीं बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम की इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। पुलिस आपको यूं ही उठाकर नहीं ले जा सकती। उन्हें कारण बताना पड़ेगा। उन्हें बताना होगा हम आपको इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। ये मनमानी पर पहली रोक है। और दूसरा, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कानून की भाषा आम आदमी के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है। एक वकील ये सुनिश्चित करता है कि आपके अधिकारों का हनन ना हो और आपका पक्ष सही तरीके से रखा जाए। बिल्कुल।
और तीसरा जो सबसे क्रूशल लगता है वो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। ये सबसे जरूरी क्यों है? एब्सोल्युटली क्रूशल। ये पुलिस की पावर पर सबसे बड़ा चेक है। पुलिस किसी को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। अच्छा। 24 घंटे के अंदर इसमें आने जाने का समय नहीं गिना जाता। उन्हें व्यक्ति को एक जज के सामने पेश करना ही होगा। और फिर जज तय करेगा? हाँ, फिर वो जज तय करेगा कि गिरफ्तारी लीगल है या नहीं और आगे हिरासत में रखने की जरूरत है भी या नहीं। ये रूल पुलिस स्टेशन को एक ब्लैक होल बनने से रोकता है। तो ये थे हमारे ढाल अनुच्छेद 20 और 22। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जीवन, यानी अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नोट्स में से सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारे अधिकार टिके हैं। अगर आपके पास जीने का ही अधिकार नहीं तो बाकी अधिकारों का क्या मतलब? सही है। सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह एग्जिस्ट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही खूबसूरती से की है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब है गरिमा के साथ जीवन, अ लाइफ विद डिग्निटी। गरिमा के साथ जीवन। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जो सार्थक हो, सम्मानजनक हो, और जैसे ही आप डिग्निटी शब्द जोड़ते हैं, इस अधिकार का दायरा आसमान तक फैल जाता है। मतलब इसमें और भी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे नोट्स में लिखा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। बिल्कुल। सोचिए, क्या बिना प्राइवेसी के एक सम्मानजनक जीवन संभव है? अगर कोई हर समय आपके घर में, आपके फोन में झांक रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा माना गया। इसी तरह क्या प्रदूषित हवा और पानी में एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी का हिस्सा बन गया। यह अनुच्छेद एक तरह से जिंदा है, इट ब्रीथ्स। ये विकसित होता रहता है। हाँ, समाज जैसे जैसे बदलता है, गरिमापूर्ण जीवन की जरूरतें भी बदलती हैं, और ये अनुच्छेद उन जरूरतों को अपने अंदर समेटता जाता है। और इसी में अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। हाँ, इसे 86वें संशोधन से जोड़ा गया और ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ना? जी, ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि संविधान बनाने वाले और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि गरिमा के साथ जीवन शिक्षा के बिना लगभग असंभव है। सही बात है। बिना पढ़े लिखे आप अपने अधिकारों को कैसे जानेंगे? आप एक बेहतर जिंदगी कैसे जी पाएंगे? तो शिक्षा कोई चैरिटी नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन अधिकारों की बात की जो हर एक नागरिक पर लागू होते हैं, लेकिन भारत की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है, इसकी विविधता में है। बिल्कुल। संविधान इस बात को पहचानता है और यह सुनिश्चित करता है कि मेजॉरिटी की संस्कृति के बीच माइनॉरिटीज की अपनी पहचान गुम ना हो जाए। यहीं पर अनुच्छेद 29 और 30 की भूमिका आती है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। अनुच्छेद 29 कहता है कि जिन नागरिकों की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है और ये अक्सर पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार क्यों? क्या ये बाकी लोगों के साथ एक तरह का भेदभाव नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। इसे समझने के लिए हमें इन अधिकारों के मकसद को देखना होगा। क्या मकसद है? इनका मकसद किसी को स्पेशल स्टेटस देना नहीं, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। भारत एक विशाल देश है जहां कई संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म हैं। ऐसे में ये खतरा हमेशा रहता है कि जो संख्या में ज्यादा हैं, उनकी भाषा और संस्कृति धीरे धीरे दूसरों पर हावी हो जाएं। अच्छा। ये अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। ये भारत के यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले प्रिंसिपल को मजबूत करते हैं। ये कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी इस देश का एक बराबर का हिस्सा हैं। मतलब ये अधिकार इंक्लूजन के लिए है, सेपरेशन के लिए नहीं। एग्जैक्टली। ये देश के कल्चरल फैब्रिक को बचाने के लिए हैं। तो ठीक है, हमारे पास ढाल है, हमारे पास जीवन का अधिकार है, लेकिन क्या होगा अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो? अगर पुलिस 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे या सरकार आपकी मर्जी के बिना आपकी प्राइवेट चैट पढ़ने लगे, तब क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन अधिकारों का क्या फायदा अगर हम उन्हें इन्फोर्स ही ना करा सकें? और यहीं पर आती है हमारी कहानी की तलवार। अधिकारों की एक लिस्ट तब तक बेमतलब है जब तक उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका ना हो। और वो तरीका है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
ये हर नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे। आमतौर पर न्याय के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर देता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा सीधे खटखटा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इन अधिकारों को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों का अल्टीमेट गार्डियन यानी अंतिम रक्षक बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट जिन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल करता है उन्हें रिट्स या व्रिट्स कहा जाता है। ये कुल 5 हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। बिल्कुल, इन 5 में से 2 रिट्स तो हर नागरिक के लिए समझना बेहद जरूरी है। पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जी, इसका लैटिन में मतलब है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्रस्तुत करो। ये पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा रक्षक है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को उठा कर ले जाती है और उसके परिवार को कुछ नहीं बताती। परिवार को शक है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट तुरंत पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। और फिर कोर्ट तय करेगा। फिर कोर्ट ये तय करेगा कि हिरासत कानूनी है या गैर कानूनी। अगर गैर कानूनी है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाएगा। ये राज्य की मनमानी हिरासत की शक्ति पर एक सीधा और शक्तिशाली हमला है। वाह, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। दूसरी जरूरी रिट कौन सी है? दूसरी है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। सोचिए आप एक सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। आपका सारा काम लीगल है, सारे कागजात पूरे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैंडेमस सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये एक नागरिक का ये कहने का तरीका है, आप अपना काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कानून मुझसे भी बड़ा है और आपसे भी। तो ये अफसरशाही की सुस्ती पर एक हमला है। हाँ, ये रिट कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पब्लिक ड्यूटी करने का आदेश देने के लिए जारी कर सकता है। तो हेबियस कॉर्पस आपको गैर कानूनी हिरासत से बचाता है और मैंडेमस सरकारी अधिकारियों को उनका काम करने पर मजबूर करता है। बाकी 3 रिट्स के बारे में क्या? बाकी 3 रिट्स प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी और क्वो वारंटो, ये ज्यादातर अदालती प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। अच्छा, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि न्यायपालिका खुद सही ढंग से काम करे। ठीक है, इन्हें भी संक्षेप में समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी ये दोनों भाई बहन की तरह हैं। दोनों का काम निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना है। प्रोहिबिशन एक रेड लाइट की तरह है जो एक निचली अदालत को गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक देती है, जब केस चल रहा हो तब। जी, जबकि सर्ट्योरारी एक एक्सीडेंट रिपोर्ट की तरह है। फैसला हो चुका है, यानी एक्सीडेंट हो गया है और अब बड़ी अदालत उस फैसले की जांच कर रही है। ये एनालॉजी तो बहुत क्लियर है, रेड लाइट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। और आखिरी क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। किस अधिकार से? अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से काबिज हो गया है जिस पर उसका हक नहीं है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर वो जवाब न दे पाए? अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो उसे वो पद छोड़ना पड़ता है। ये सिस्टम में इंटेग्रिटी बनाए रखने का एक तरीका है। तो आज हमने अपनी संवैधानिक कहानी के 3 हिस्से देखे। ढाल यानी अनुच्छेद 20 और 22, जीवन यानी अनुच्छेद 21 जो गरिमा के साथ जीने को एक अधिकार बनाता है, और तलवार अनुच्छेद 32 और ये 5 रिट्स। बिल्कुल, ये सभी अधिकार मिलकर नागरिक के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो उसे राज्य की असीम शक्ति के सामने खड़ा होने का हौसला देता है। और ये हमें याद दिलाते हैं कि एक लोकतंत्र में नागरिक सर्वोपरि है, राज्य नहीं। यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार में अब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। जी, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्या भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि नागरिक बड़े पैमाने पर मैंडेमस रिट का इस्तेमाल करके सरकारों को प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर मजबूर करें? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या एक दिन कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि हम आदेश देते हैं कि आप इस नदी को साफ करें क्योंकि ये नागरिकों के जीने के अधिकार का सवाल है? ये सोचने वाली बात है।